हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। भाई आज का लेक्चर जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि सर लाइव क्यों नहीं आए। आज का लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर पर हम लोग मैश एनालिसिस कंप्लीट करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन भी रहेगा और प्लस साथ में हम लोग क्वेश्चंस भी बनाएंगे। लेकिन लाइव लेक्चर जो है नेक्स्ट आपको कब देखने को मिलेगा, जैसे ही हम लोग थ्योरम्स पे एंटर करेंगे दोबारा लाइव आऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाना शुरू कराऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी जितना ये ऐसे लेक्चर्स आ रहे हैं जहां पर थ्योरी का वेटेज ज्यादा है और क्वेश्चंस भी रहेंगे साथ साथ में, वैसे जगहों को हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट करेंगे ताकि आप थोड़ा ज्यादा स्पीड पर इन वीडियोस को देख करके कंप्लीट कर सकें। ठीक है, टॉपिक चलता रहेगा, क्लासेस आपके लिए रेगुलर आएंगी, तो एकदम निश्चिंत रहिएगा मस्त तरीके से। पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? केसीएल पढ़े थे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। नोट्स आपकी अपलोड हो गई होगी अभी तक, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा वीडियो के नीचे, केसीएल वाले वीडियो के नीचे, थर्ड वीडियो के नीचे। ठीक है, और अब फिलहाल इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में जो टॉपिक है, लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग आ गए और आज हम लोग मैश एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास का टॉपिक क्या है? मैश एनालिसिस। केवीएल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में और देन उसके बाद फिर उसके हेल्प से एनालिसिस करना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आज का ओवरऑल कंटेंट क्या क्या रहेगा सर? आज का कंटेंट देखिए, इस सेशन का ये सब कुछ रहेगा। सबसे पहले तो केवीएल पे बात करेंगे कि केवीएल क्या होता है, देन उसके बाद बेसिक मैश एनालिसिस क्या होता है वो समझेंगे। उसके वैरायटीज में आपको बताऊंगा टोटल 3 टाइप्स कैसे कैसे होते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन में। कंसेप्ट ऑफ सुपर मैश समझेंगे जो कि हमारा थर्ड वैरायटी का क्वेश्चन होता है, एंड देन लास्ट केवीएल विद डिपेंडेंट सोर्सेज। तो ये लास्ट वाला टॉपिक नहीं होगा आज, ये टॉपिक को कट कर दीजिए, ये आज नहीं होगा। जब मैं डिपेंडेंट सोर्स आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद ये टॉपिक जो होगा एक साथ कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स आज की क्लास का प्राइमरी टॉपिक है। ठीक, बिना देरी के शुरुआत करें। हाँ जी बिल्कुल। व्हाट इज केवीएल? किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है? तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किरचॉफ के 2 नियम बेसिकली 2 टाइप के लॉज के ऊपर बेस्ड करते हैं। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिस पर केसीएल बेस करता है, एंड द सेकंड वन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके ऊपर केवीएल बेस करता है। सो व्हाट इज केवीएल? केवीएल ये बोलता है कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड सिस्टम है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम है, तो ऐसे किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर जितने भी पोटेंशियल इनपुट आप प्रोवाइड करेंगे, जितना भी ईएमएफ आप इनपुट देंगे, एग्जैक्टली उतना ही इसके सभी पैसिव एलिमेंट्स के अक्रॉस डिसिपेट हो पाएगा। ठीक है, तो जितना इनपुट ईएमएफ दूंगा उतना ही ड्रॉप ईएमएफ या ड्रॉप वोल्टेज होगा। तो अगर 5 पैसिव एलिमेंट लगे होंगे तो पांचों के अक्रॉस जितना भी ड्रॉप हो रहा है उसका सम कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू इनपुट ईएमएफ का सम। जितने भी इनपुट्स दे दीजिए, 5, मान लो 2 इनपुट दे रहा हूं, 6 जगह पे ड्रॉप्स हो रहा है, सिस्टम क्लोज्ड है, तो वो दोनों इनपुट से जो टोटल इनपुट आया उसके बराबर ही होगा ड्रॉप्स का सम। आप इंडिविजुअली फाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करता है। तो शॉर्ट में लिखवा दूं आपको, इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कोशिश करूंगा जितना फास्ट हो सके लिखने का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है? इसका स्टेटमेंट पूछेगा तो इट स्टेट्स दैट the sum of all the EMFs and voltage drops in any closed mesh or path will be 0. कौन सा सम? अल्जेब्रिक सम। मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड ड्रॉप्स शुड बी इक्वल टू 0। तो मैंने आपको ये बोला कि उस क्लोज सिस्टम के अंदर जितना भी ईएमएफ आपने इनपुट दिया, दिस विल बी इक्वल टू जितने भी ड्रॉप्स हो रहे होंगे। ड्रॉप्स को I/R से शो करेंगे। ड्रॉप मतलब मैं वोल्टेज ड्रॉप के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसको हम लोग किससे शो करते हैं? I/R से ही शो करते हैं। हाँ जी, इसी की बात हो रही थी। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
कि समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स प्लस ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स, अगर ये अलजेब्रिक सम है तो विल बी इक्वल टू 0। और यही एक्सप्रेशन मेश एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बनता है। दिस इज फॉर अ क्लोज्ड पाथ और मैश। हमको पता है हर एक मैश एक लूप भी होता है, तो इसलिए लूप भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि अगर एक क्लोज्ड पाथ है तो उसके अंदर समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड ऑल द ड्रॉप शुड बी इक्वल टू 0। अब ईएमएफ और ड्रॉप समझने से पहले आपको साइन कन्वेंशन थोड़ा सा आना चाहिए। साइन कन्वेंशन मतलब, पहले साइन कन्वेंशन को समझते हैं। साइन कन्वेंशन क्या पता होना चाहिए? देखिए, आपको ड्रॉप और राइज दोनों आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बिना उसके केवीएल कैसे बनाएंगे। लेट्स से कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, ठीक, 3 कंडीशन देता हूं मैं आपको। फर्स्ट कंडीशन में करंट फ्लो की डायरेक्शन, सेकंड कंडीशन में ये है करंट फ्लो की डायरेक्शन, थर्ड कंडीशन में ऐसी है करंट फ्लो की डायरेक्शन। केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है, एंड दिस वन इज आई। अब आपको पहचानना है कि कौन से केस में वोल्टेज का राइज हो रहा है और किस केस में वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। क्या राइट आंसर देंगे इसके अंदर? देखिए, जब करंट एंटर की तो पोटेंशियल लो था, जब करंट लीव की तो पोटेंशियल हैज राइजन अप। मतलब इनिशियली पोटेंशियल वाज लो, करंट जब एंटर की तो पोटेंशियल कम था, अब उसके बाद पोटेंशियल राइज हो गया। तो दिस कंडीशन इज नोन एज राइज इन पोटेंशियल, बोल सकते हो आप। तो दिस इज द केस ऑफ राइज इन पोटेंशियल। और इसको मैं कौन से साइन से शो करूंगा? पॉजिटिव साइन। ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है, कि मैं इसको प्लस साइन से शो करूं। आप चाहो तो इसको माइनस साइन से शो कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो आप इस अजम्पशन को, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि सर करंट जब एंटर की तब पोटेंशियल प्लस था, मतलब हाई पे था। अब जब करंट बाहर निकली उस सोर्स से तो पोटेंशियल हैज रिड्यूस्ड, कम हो गया पोटेंशियल। सो दिस इज द केस ऑफ ड्रॉप इन पोटेंशियल। ड्रॉप इन पोटेंशियल है। जब भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो मैं इसको नेगेटिव साइन से शो करूंगा, ठीक है। रजिस्टर कैसा एलिमेंट है? इट इज अ बाइलैटरल एलिमेंट। और इसमें करंट कहां से कहां जा रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। करंट कहीं से भी कहीं जाए, हमेशा ड्रॉप इन पोटेंशियल ही होगा। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट होती फॉर बोथ द केसेस, आपको हमेशा मिलता ड्रॉप इन पोटेंशियल। देयरफॉर नेगेटिव साइन से इसके वोल्टेज को भी मैं शो करूंगा। तो साइन कन्वेंशन में ये 3 चीजें आपको पता रहनी चाहिए, तभी आप केसीएल या केवीएल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ज्यादातर केवीएल में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये कंसेप्ट हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, अगर आप क्वेश्चन या सर्किट अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो। अच्छा, दूसरा एक फ्रीडम ये है इलेक्ट्रिकल में कि आप इसका वाइस वर्सा कर सकते हो, यानी जितने राइज इन पोटेंशियल है सबको माइनस से शो कर दो, जितने ड्रॉप इन पोटेंशियल है सबको प्लस से शो कर दो, और जितना ड्रॉप इन पोटेंशियल यहाँ पे होगा ये सब प्लस हो जाएगा। इतनी फ्रीडम देता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको एक ही तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक ही तरीके में से सॉल्व करो, क्योंकि वो यूनिवर्सल मेथड है और उसी में परफेक्ट हो जाओ, तो आपको 10 तरीकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज माय एम। उसी अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और इसके आगे का अप्रोच सेम वे में हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग अबाउट मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस, मैश एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन केवीएल। किसके ऊपर बेस करता है? इट इज बेस्ड अपॉन केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर बेस करता है। अच्छा, मैश एनालिसिस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हम एक क्लोज्ड पाथ या मैश का एनालिसिस करते हैं। अच्छा, ठीक है। केवीएल पे कैसे बेस करता है? क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ का ही पूरा रूल इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जब केवीएल को हम लोग किसी एक्चुअल सर्किट में कोई एक्चुअल पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो दैट बिकम्स एन एनालिसिस। अब हम उस लॉ को सिर्फ एज अ लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। तो कभी भी कोई भी लॉ जब अप्लाई हो जाता है, किसी चीज के ऊपर अप्लाई होने लगता है और उसको अप्लाई करके आप कोई कैलकुलेशंस, कोई डेटा, कोई पैरामीटर फाइंड करते हैं,
तब उस प्रोसेस को हम लोग एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। और चूंकि ये प्रोसेस मैश के ऊपर एक्ट कर रहा है इसलिए इट इज नोन एज मैश एनालिसिस। सो इट इज बेस्ड अपॉन केवीएल, ठीक है। इसके स्टेप्स क्या क्या है शॉर्ट में बता दूं आपको, फिर डिटेल्ड वाला फॉर्म भी लिखवा दूंगा। स्टेप्स क्या है, तो स्टेप नंबर 1, फाइंड द mesh present in the circuit। सर्किट में मैश कितना प्रेजेंट है वो पता लगा लीजिए, आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा कि भाई कितना मैश है। अब उसके बाद असाइन मैश करंट, मैं प्रेफर करूंगा clockwise direction in each mesh। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कोई इसका ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इट इज जस्ट एन अजम्पशन, आपको खुद से असाइन करना है। करंट का नाम लिखना है कि मैश 1 है तो करंट I1, मैश 2 है तो करंट I2। जैसे हम लोग KCL में VA VB VC जंक्शन असाइन करते थे ना, बस वैसे ही यहां पर भी है। फिर अप्लाई KVL equation for each mesh, ठीक। 4th point, solve the equations and find mesh current। अब एक बार mesh current मिल गई तो देखिए आप रूल कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग केवीएल ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका मतलब वोल्टेज के बारे में हर चीज पता होगी आपको, ये मैं मान के चल रहा हूं। कौन कौन सी वोल्टेज हो सकती है, एसी डीसी नहीं, डीसी का चैप्टर ही आप पढ़ रहे हो तो एसी का तो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है राइज इन पोटेंशियल एंड ड्रॉप इन पोटेंशियल की, या तो वोल्टेज राइज हो रहा होगा या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, वो आपको पता है कि नहीं, ये मैटर करता है, ठीक है। तो जब आप केवीएल अप्लाई कर रहे हो तो ये मान के चलते हैं कि आपको वोल्टेज राइज कहाँ पे हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है, उसके बारे में हर चीज पता है उस सर्किट के लिए, ठीक। और उसके हेल्प से आप करंट फाइंड आउट कर रहे हो कि एक क्लोज्ड पाथ के भीतर करंट कितनी जा रही है। अब जैसे ही वोल्टेज और करंट दोनों मिल गए, अब आपको जो भी चीज फाइंड करना है किसी भी ब्रांच के अक्रॉस, करंट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दीज टू क्वांटिटीज। यही पूरे का पूरा फंडा है इस मैश एनालिसिस का, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट नंबर 5, नाउ कैलकुलेट the required parameter using mesh currents, using mesh currents। समझ जाएंगे इतने को, एकदम डिटेल्ड फॉर्म में नहीं, बेसिक फॉर्म में मैंने आपको इतना चीज लिखवा दिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, एक छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं और इस पे अप्लाई करके देखते हैं कैसे होता है ये चीज। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। दिस इज एन एग्जांपल क्वेश्चन, ठीक है सर। देखें क्या क्वेश्चन बनाते हैं आप। देखिए ये सवाल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाएंगे। मेन यहाँ पे मकसद ये है कि आपको कंसेप्ट समझाना, कि आपको इसका कंसेप्ट बेस सब बढ़िया से क्लियर हो जाए। एक बार आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया ना, फिर आप बड़े से बड़ा सर्किट इजीली सॉल्व कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी सब में। लेट्स से इट इज 10 वोल्ट सोर्स, यहां पे है 5 ओम का रेजिस्टर, 10 ओम्स रेजिस्टर, 2 ओम, 3 ओम, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द करंट I डैश। क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड I डैश यूजिंग मैश एनालिसिस। नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन जो है 5 नंबर से लेके 7 नंबर और 14 मार्क्स तक भी पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। मिनिमम 5 मार्क्स से ऊपर का ही वेटेज होता है ऐसे सवालों का, ठीक है। 5 से नीचे का वेटेज नहीं होता है, इतने इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो हम लोग सिर्फ खेलने के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब हम लोग सिर्फ इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअल क्रिकेट मैच जो है वो इसके बाद शुरू होगा, ठीक है। ये तो सिर्फ
मैदान में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो बस। तो जितना अभी 5 मेथड लिखा हुआ है, मतलब 5 स्टेप्स लिखाया है मैंने आपको, पांचों स्टेप को एक एक करके अप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 सेज कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैश प्रेजेंट इन दिस सर्किट। हाउ मेनी मैश यू कैन सी। देखिए 2 ही मैश दिख रहा है ना हमको यहाँ पे, एक ये वाला पूरा क्लोज्ड पाथ है और एक ये पूरा क्लोज्ड पाथ है। एक्सटर्नल वाला जो है दिस इज अ लूप, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमको, 2 मैश की जरूरत है। ठीक है, डन, ओके। तो 2 मैश आर प्रेजेंट। आंसर शीट में एग्जामिनेशन में जब आप लिखोगे तो प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। सही सॉल्व करने के अलावा आपको सही तरीके से प्रेजेंट भी करना होता है अपने सॉल्यूशंस को। तो बहुत प्रॉपर वे में स्टार्ट करिएगा। प्रॉपर आप लिखिएगा कि देयर आर 2 मैश प्रेजेंट इन द सर्किट। ठीक है, अब उसके बाद किसी एक को आपने मैश 1 अज्यूम करना है अपने अकॉर्डिंग, दूसरे वाले को मैश 2, तीसरा होता तो मैश 3 अज्यूम करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप ये बोलता है कि नाउ असाइन द मैश करंट्स टू ईच मैश। यही मैश करंट हमारी अननोन मैश करंट होगी। ठीक है, प्रीफर करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ईच मैश। हर मैश में क्लॉकवाइज अज्यूम करना है। मैं अगर उल्टा चलूं तो मैं हर मैश में एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम कर सकता हूं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मैंने बोला कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ये मेरा अजम्पशन है। अब एक्चुअल में फ्लो हो रही है कि नहीं वो आखिरी में पता चलेगा। जब I1 I2 की वैल्यू आएगी और मान लो I1 माइनस में आ गया तो पता चलेगा कि एक्चुअल करंट I1 जो है वो उल्टा फ्लो हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायरेक्शन हम लोगों ने अपनी मर्जी से अज्यूम किया हुआ है। उल्टा भी अज्यूम करेंगे तो दोनों में उल्टा अज्यूम करिएगा। जो भी अजम्पशन रखिएगा हर मैश में सेम रखिएगा। ठीक है, तो चलो अननोन करंट मैंने लिख लिया। आप किसी को भी I1 ले सकते थे, आप इसको I1 इसको I2 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी को I1 लिखना है। ठीक, तो 2 चीज में आपको फ्रीडम है। करंट की डायरेक्शन खुद चुन लीजिए, जैसा रखना है अपने अकॉर्डिंग रखिए। करंट का नाम अपने अकॉर्डिंग खुद आप डिसाइड करिए। ठीक है, नाउ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि अब इसके बाद KVL अप्लाई करिए फॉर ईच मैश। KVL कैसे अप्लाई करते हैं? KVL बोलता है समेशन ऑफ ऑल द EMFs प्लस समेशन ऑफ ऑल द ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू 0। हर मैश के लिए यही सिनारियो होने वाली है। अब पहले एक बात बताइए, फर्स्ट वाले मैश के अंदर EMF का सोर्स कितना दिखता है? एक ही सोर्स ऑफ EMF है, 10 वोल्ट का। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को देखते हुए ये 10 मुझे कैसे लिखना चाहिए, +10 या -10? सोचिए जरा। मैश 1, फर्स्ट मैश में KVL अप्लाई करने जा रहा हूं। इस मैश के अंदर सबसे पहले क्या लिखना है मुझे? समेशन ऑफ ऑल द EMFs। एक ही सोर्स ऑफ EMF है और करंट कैसे जा रही है? करंट जा रही है इस डायरेक्शन में। करंट I1 का फ्लो ऐसा हो रहा है, मतलब माइनस से प्लस के डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये करंट कैसा दिखाई देगा? ये वोल्टेज सोर्स कैसा दिखाई देगा मुझे? एज अ वोल्टेज राइज इन पोटेंशियल का सीन दिख रहा है यहाँ पे। तो आई विल राइट +10। उसके बाद क्या है? रजिस्टर। यहाँ पे क्या है? रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसमें करंट की डायरेक्शन मत देखिए, क्योंकि रजिस्टर एक बाई डायरेक्शनल एलिमेंट होता है, उसको कोई मतलब नहीं है करंट कहां से कहां जा रही है। रजिस्टर है तो वोल्टेज ड्रॉप होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये वाला पॉइंट एकदम माइंड में आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है भाई, तो रजिस्टर है तो वोल्टेज ड्रॉप होना तय है ना। तो सर माइनस साइन लगा दूं पहले से? बिल्कुल लगाइए। वोल्टेज ड्रॉप को कैसे शो करते हैं? V = I × R। I क्या होगा सर? I1 होगा। R क्या होगा सर? 5। तो -5 I1। अच्छा, इसके लिए क्या लिखूं? 10 के लिए -10 I1 - I2। सर -10 I1 क्यों नहीं लिखे आप? I1 - I2 क्यों लिखे? देखिए इस पर्टिकुलर ब्रांच में ना 2 करंट का जो इंटरेक्शन है आपस में वो हो रहा है। I2 ऊपर की तरफ जा रही है और I1 नीचे की तरफ आ रहा है। अब मुझको ये नहीं पता कि I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है। एक्चुअली देखा जाए, जब तक वैल्यू नहीं निकल के आती है, मैग्नीट्यूड नहीं पता करते हैं, तब तक हमको नहीं पता ना कि I1 का मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा कि I2 का मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा। तो हम लोग सिर्फ अज्यूम ही कर सकते हैं। जब अज्यूम कर रहे हैं तो हम ये करेंगे कि जिस भी मैश की इक्वेशन लिखेंगे वी विल अज्यूम दैट करंट टू बी हायर देन अदर वन। तो जैसे मैं मैश 1 की इक्वेशन लिख रहा हूं तो मैं I1 - I2 लिखूंगा। जब मैं मैश 2 की इक्वेशन लिखूंगा तो वहां पे मैं जब ये 10 आएगा तो मैं लिखूंगा -10 I2 - I1। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है, बैलेंस का स्टेट जो है, दैट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, यही फंडा है ओवरऑल। ओके डन। और माइनस क्यों लिखा? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे होते तो I1 + I2 लिख देता मैं। तो रिजल्टेंट करंट यहाँ पे 10 ओम के अक्रॉस है, इसीलिए -10 I1 - I2। और माइनस क्यों? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए ये वाला माइनस। ठीक हो गया। इस मैश का इक्वेशन कंप्लीट, इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दीजिए, अननोन्स के फॉर्म में अलग कर दीजिए, कांस्टेंट को अलग कर दीजिए। इट विल बिकम
-15i1 प्लस 10i2 इज इक्वल्स टू -10। देख लीजिए एक बार फिर से, -5 -10 दोनों मिला के -15i1, माइनस माइनस प्लस हो गया 10i2, और पहले से 10 था वो उधर गया तो -10 बन गया। इससे बना -15i1 प्लस 10i2 इज इक्वल्स टू -10। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसी मेश 2 पर भी करिए। नाउ अप्लाइंग KVL इन मेश 2। ध्यान से देखिएगा, मेश 2 को कैसे लिखूंगा मैं। मेश 2 में क्या कोई EMF का सोर्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेट इट बी 0 प्लस ऑल द ड्रॉप्स। कहीं से भी शुरू करिए आप, 2 से लिखिए, 3 से लिखिए या 10 से लिखिए, आपके ऊपर है। इसमें कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हो। जैसे रैंडमली मैं मान लेता हूं कि चलो मैं 10 से लिखूंगा, सो आई विल राइट -10। इस बार लिखूंगा I2 माइनस I1 ताकि बैलेंस का स्टेट क्रिएट हो जाए। -2, देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो आई विल राइट -2। 2 में से कौन सी करंट जा रही है? I2 जा रही है, -2 I2। देन फॉर 3 आई विल राइट -3 I2। दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। कोई EMF का सोर्स नहीं है यहाँ पे, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कीप इट 0। सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिएगा, पहले I1 फिर I2 फिर I3 फिर I4, ऐसा सीक्वेंस रखना है आपको हर इक्वेशन में। हर बार जब हर मैश के लिए इक्वेशन बनेगा तो ऐसा ही रहेगा। सो इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ I1। और देखो यहाँ पे क्या आ गया, -10i2 -2i2 -3i2। तो 2 and 3 कितना हो गया? 5, और 5 और 10 15। सो -15i2 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करेंगे तो चेंज इन डेल वाले हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैट्रिक्स इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। और नॉर्मली आप कैल्सी से सॉल्व करेंगे, ज़्यादातर कैल्सी से ही सॉल्व करते हैं इक्वेशन जैसा। तो लिखता हूँ सॉल्विंग, क्रैमर्स रूल यूज करते हैं ना हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्रैमर्स रूल का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और वैसे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन सॉल्विंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। चलो इक्वेशन 1 और 2 को मैं जरा सॉल्व कर लूं, मैं भी कैल्सी ओपन कर लेता हूं जल्दी से और देखते हैं इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 में है मेरे पास, नेक्स्ट पेज में है ना, यहां पर है। कैल्सी को इक्वेशन मोड में सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। अब मैट्रिसेस में वैल्यू पुट कर देता हूँ, -15 10 -10, और यहाँ पुट हो जाएगा 10 -15 और 0। ओके, सो द वैल्यू ऑफ I1 is 1.2 एम्पियर and I2 is 4/5 यानी कि 0.8 एम्पियर। I1 I2 दोनों की वैल्यू मिल गई, ठीक। इससे क्या फायदा होगा, मतलब ये इतनी दूर तक देख के आपको ये तो समझ में आ गया कि KVL में हम चाहे कुछ भी हमको क्वेश्चन में पूछा हो, अगर हम KVL से मैश एनालिसिस लगाते हुए आ रहे हैं तो हमको I1 I2 I3 इस फॉर्म में अननोन मैश करंट निकालते हैं। KCL में अननोन जंक्शन वोल्टेज फाइंड करते थे, ठीक है। तो फंडामेंटल एकदम सही जा रहा है। KVL है इसलिए पता है कि वोल्टेजेस ऑलरेडी नोन होंगे, इसीलिए करंट निकाल रहे थे। KCL था तो वहां पे पता था कि करंट्स ऑलरेडी नोन होंगे, इसलिए वहां पे वोल्टेजेस निकल के आ रहे थे। यही फंडामेंटल मैंने आपको बताया था शुरू से, और देखिए वही चीज हो रही है। अब इसके बाद आप वापस क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या फाइंड करने बोला आपको। क्वेश्चन में बोला I' फाइंड करिए। I' क्या होगा? वही होगा जो I2 है। तो I' इज नथिंग बट I2। जो I2 का आंसर निकाले हो उसी को लिख लीजिए। I' इज I2 विच इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर। और चूंकि करंट्स की वैल्यू पॉजिटिव आई, दिस शोज कि हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन जो अज्यूम किया, रियलिटी में भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है दोनों मैश के भीतर। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। समझ गए KVL कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को? बहुत ही सिंपल वे में बताने का मैंने कोशिश किया आपको। आई होप ये फंडामेंटल ये तरीका आपको आसान लगा होगा, ठीक है। अगर इजी लगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करके देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बुक के लैंग्वेज में जरा एल्गोरिदम जो है वो दिखा देता हूं कैसे लिखा होता है। सो दिस इज on the basis of book language, mesh analysis, algorithm for mesh analysis। 7 मार्क क्वेश्चन पूछता है, वहां एल्गोरिदम बताने बोलेगा और एक छोटा सा एग्जांपल देने बोलेगा आपको उस क्वेश्चन का।
ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कराया वो कर दीजिएगा और ये एल्गोरिदम आप लिख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द मैशेस, पहला स्टेप, असाइन द मैश करंट्स, थर्ड स्टेप इज अप्लाई केवीएल। ठीक है, इसको डिटेल में लगाते गया है हर जगह पे। और नेक्स्ट स्टेप उसके बाद हैंडल द शेयर्ड एलिमेंट, जैसे जो रजिस्टर्ड शेयर था तो वहां पे हम लोगों ने i1 माइनस i2 उस तरफ से जब देखे सेकंड मैश से तो i2 माइनस i1 लिखे, ये सारा कुछ कर लीजिए इसमें। फॉर्म द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपके पास 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन, मतलब जितनी अननोन मैश होगी, जितनी मैश में अननोन करंट्स अवेलेबल होंगी उतने नंबर ऑफ इक्वेशन आएंगे आपके पास। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशंस एंड लास्ट स्टेप फाइंड द रिक्वायर्ड ब्रांच करंट और वोल्टेज। जो भी पूछा आपको किसी भी ब्रांच में किसी रजिस्टर के अक्रॉस का करंट, वोल्टेज, पावर, एनीथिंग जो भी पूछा हो आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, सो दिस वाज इट्स एल्गोरिदम, ये आपके नोट्स में ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं सीधे यूनिवर्सिटी का, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए पीटीयू दिसंबर 2019 का एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें से ठीक है डायरेक्ट इसी पे आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन बी, मार्क्स वेटेज देखिए कितना है, 332, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, 8 मार्क्स का। मैं भी आपको तुरंत बोर्ड पे सॉल्व करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, आप बताइएगा आपको कहां पे डिफिकल्ट लग रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का वेटेज 8 मार्क्स का है। सॉल्व करते करते आप फील करिएगा कि कहां पे आपको 8 मार्क्स का वेटेज लगा कि हाँ यार बहुत भारी क्वेश्चन था ये, तो 8 मार्क्स के लायक था, बहुत मेहनत हो गया इस सवाल में तो। हाँ चलिए देखते हैं, लेट्स सी। इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर दूं फिर से एक बार। आपने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे कितने मैश बने हुए हैं, पहला स्टेप तो यही है, तो आइडेंटिफाई कर लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, कि नंबर ऑफ मैश कितना दिखता है। जल्दी से सभी अपने माइंड में एक नंबर सोच लीजिए कि कितना मैश दिख गया। यहाँ एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स, दिस इज 32 वोल्ट्स। ओके, और 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर 8 ओम रजिस्टर, इस तरफ में 4 ओम, और यहां पर 20 वोल्ट्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द 3 अननोन करंट्स i1, i2 एंड i3। डायरेक्शन के साथ बनाएंगे। 3 अननोन करंट i1, एक i1 यहां से यहां जा रहा है, और i2 अपोजिट डायरेक्शन में, एंड i3। क्वेश्चन में यही पूछा, तो मैंने आपसे पूछा था कि बताओ नंबर ऑफ मैश आइडेंटिफाई कर लिए। आई होप कर लिए होंगे, अभी तक 2 ही मैश है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा, ये कुछ खास नया नहीं है इसके अंदर। सोल्यूशन वर्क करते हैं इसका सीधे। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैश। सर यहां पे हमारे पास 2 मैश है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेट दिस वन बी मैश 1 एंड दिस इज मैश 2। इसको IA मान लीजिए, इसको IB लिख लेते हैं, क्योंकि 1-2 का नोटेशन ऑलरेडी है, यहां लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, लेट इट बी IA करंट, इस मैश की करंट IB, दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ ज्यूम कर रहा हूं मैं यहां से, और शुरुआत करता हूं। सो हियर वी हैव 2 मैश। ओके, अब आगे लिखूंगा अप्लाइंग KVL इन मैश 1। मैश 1 पे KVL अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हो सके तो अभी कुछ मत लिखिए, अभी सिर्फ देखिए स्क्रीन पे। एक बार ये मेथड समझ में आ गया तो फिर आपको मेरे वीडियो की जरूरत नहीं, आप उसको पॉज कर दीजिए, आप खुद से बना लीजिए क्वेश्चन, बस खाली आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि आप इसी लेवल तक पहुंच जाएं कि आप बस मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, आप वीडियो को पॉज कर दें, आप उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दें, वीडियो का वो हिस्सा स्किप करें, सोल्यूशन वाला हिस्सा, सीधे आंसर पे आए और मैच कर लें कि आंसर सेम आया कि नहीं। अगर सेम आया तो जरूरत ही नहीं है बीच का पोर्शन देखने की, और सेम नहीं आया, डिफरेंट हो रहा है, तब फिर सोल्यूशन पोर्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा। बस ये प्रोसेस करिए। तो चलिए देखते हैं, इस पूरे मैश के अंदर EMF का एक ही सोर्स है, 32 वोल्ट्स। डायरेक्शन को देखूं तो +32 दिखता है। उसके बाद ये 2 जगह ड्रॉप्स हो रहा है, कैसे लिखूंगा इसको, -2 IA -8 IA IB इक्वल्स टू 0। ठीक है, IB करंट ऊपर, IA करंट डाउनवर्ड। अभी मुझे I1, I2, I3 से मतलब ही नहीं है, मत देखिए उसको, छोड़ दीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -10 IA + 8 IB इज इक्वल्स टू -32। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन।
ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। नाउ मैश 2, सेकंड मैश में क्या हो रहा है? सेकंड मैश में भी कोई ईएमएफ का सोर्स है? हाँ बिल्कुल है, 20 वोल्ट का सोर्स है सर, लेकिन डायरेक्शन कैसा दिख रहा है? देखिए हमारी आईबी करंट ऐसे जा रही है यहां से, मतलब जब एंटर की तो पोटेंशियल हाई था, जब लीव की तो पोटेंशियल लो हो गया। इसका मतलब दिस 20 वोल्ट इज एक्टिंग लाइक अ ड्रॉप इन पोटेंशियल। अगर मैं आईबी करंट को देखता हूं तो इसका मतलब 20 को कैसे लिखना पड़ेगा? -20 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेज रहा है, हमारे आईबी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इट विल बी एक्टिंग एज अ ड्रॉप। तो -20, 4 के लिए क्या लिखूं? -4 IB। 8 के लिए क्या लिखूं? इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। +8 आइए, -12 IB इज इक्वल्स टू 20। देख लीजिए, -20 था, उस तरफ गया, +20 बन गया। ठीक है, डन। और -4 -8 दोनों मिला के बन गया -12 IB। सो ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ solving equation 1 and 2, solving equation 1 and equation 2। देखिए एकदम जल्दी से फटाफट आप लोग टाइमर चालू करके ना एक बार देखते रहिए कितना समय लग रहा है इसको पूरा सॉल्व करने में। देखिए पहली वैल्यू है -10, देन 8 -32। सेकेंड पेज पर वैल्यू है मेरे पास 8 -12 और 20। So the value of I1 is 4 amperes and the value of I2 is 1 ampere। इतना पोर्शन तो हो गया सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा? I1 I2 ना लिख के इसको IA एंड IB लिख लीजिए। हम लोगों ने वही नोटेशन यूज किया ना, तो कंफ्यूजन ना हो आपको। IA एंड IB की वैल्यू आए ना। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में I1 निकालने बोला, आपको क्वेश्चन में I2 निकालने बोला और आपको क्वेश्चन में I3 निकालने बोला। तीनों चीज कैसे फाइंड आउट होगा समझते हैं। इस क्वेश्चन में I1 क्या है? वही है जो IA है, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो हम लोग लिखेंगे I1 इज इक्वल टू IA। वैल्यू लिख लीजिए इसकी 4 एम्पियर्स। व्हाट इज I2? I2 को ध्यान से देखेंगे और IB को देखेंगे तो है तो ये IB ही, बस डायरेक्शन उल्टा है इसका, तो माइनस ऑफ IB करना पड़ेगा आपको। और थर्ड केस देखिए, I3 पूछा है। I3 की डायरेक्शन आपको डाउनवर्ड दिया है, मतलब किसके डायरेक्शन में? IA की डायरेक्शन में। आप सबको पता है कि इस ब्रांच में रिजल्टेंट करंट हो सकता है, ना तो पूरा IA होगा ना पूरा IB होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। लेकिन अब सवाल ये था कि IA माइनस IB करें सर कि IB माइनस IA करें। उसका आंसर आपको इस I3 की डायरेक्शन में दिया है। ये जिससे सिमेट्रिकल होगा दैट वैल्यू माइनस द अदर वन। किससे सिमेट्रिकल है? IA से सिमेट्रिकल है। तो आप क्या लिखेंगे? I3 इज इक्वल टू IA माइनस IB। ठीक है, ऊपर की तरफ होता तो IB माइनस IA लिखते आप। सिमेट्रिसिटी चेक करिएगा कि क्वेश्चन में पूछा I3 डाउनवर्ड, इन दोनों में से कौन सा वाला इसकी डायरेक्शन में जा रहा है? वो माइनस दूसरा। सो यू विल राइट IA माइनस IB। तो IA कितना है? 4 माइनस IB है 1, 3 एम्पियर्स। कंप्लीट हो गया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? 8 नंबर का सवाल था ये, 8 मार्क्स का। इतना करके आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं एग्जामिनेशन में। यही 3 चीज पूछा था आपसे, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बढ़िया तरीके से हाईलाइट करते हुए अगर आप सॉल्व करते चले जाएंगे, आंसर्स को मार्क कर देंगे, बॉक्स बना देंगे, बहुत बढ़िया से फुल मार्क्स लेकर के आएंगे आप। एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं बता रहा हूं। मैथमेटिक्स के जैसे ही बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी नंबर मिलता है, बस सही सॉल्व करके आना चाहिए। और हाँ, इसमें स्टेप मार्किंग भी होती है। तो ये था PTO का क्वेश्चन। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी वैरायटीज बता देता हूं, जिसमें कि सुपर मैश भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वैरायटी समझ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कल जैसे KCL के जैसे एग्जांपल में समझाता हूं आपको। मान लेते हैं ये एक बेसिक सा सर्किट है और इसमें वही रजिस्टर,
वोल्टेज सोर्स, इस टाइप के एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। प्लस माइनस ये हो गया, यहां मान लेते हैं एक रजिस्टर है, कितने का, 2 ohms का, 1 ohm का, और 3 ohm, एंड दिस इज ऑफ 4 ohm। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन जो अभी जस्ट बनाए हम लोग जैसे। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं मैं। लेट्स से कि यहां पर एक करंट सोर्स भी आ गया 3 एम्पियर्स का। दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन शुरू हो गया जिसमें करंट सोर्स भी आएगा, है ना। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन बनाया केवीएल का, इसमें कहीं पे भी करंट सोर्स नहीं आया था ना अभी तक, अब आ गया। और फिर से एक और वैरायटी, इसमें भी करंट सोर्स आ गया, वही 3 एम्पियर का, लेकिन जगह बदल गई है उसकी। सो टोटल आपके एग्जामिनेशन में यही 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। दिस इज टाइप 2 जहां करंट सोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, एंड दिस इज टाइप 3 जहां करंट सोर्स बीच की ब्रांच में आ गया। अब तीनों में क्या फर्क दिखता है? देखो 1 और 2 का फर्क बताना आसान है। आप बोलोगे सर 1 में कहीं भी करंट सोर्स नहीं है, 2 वाले में करंट सोर्स आ गया, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। लेकिन सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप के बीच का फर्क बताना थोड़ा सा बारीक ऑब्जर्वेशन की जरूरत मांगेगा। ठीक है, यहां पर ना आपको बहुत अच्छा गुड सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। नॉर्मली आप देखोगे एक आम इंसान की नजर से तो वो बोलेगा हाँ ठीक है सब वही सब तो एलिमेंट है, वही सारी चीजें हैं, बस ब्रांच इधर की उधर हो गई और ज्यादा कुछ नहीं पता है। एक इंजीनियर देखेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खास तौर पे, तो वो बोलेगा नहीं सर बहुत कुछ चेंज हो गया यहाँ पर, तो आपने तो करंट को सीधे ऐसी ब्रांच में लाके रख दिया जहां से करंट दोनों ब्रांच में शेयर हो रही है। हाँ एग्जैक्टली ऐसा कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। एक एक करके समझते हैं। अभी आपने जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया मेरे साथ, वो क्वेश्चन टाइप 1 का था जिसमें वोल्टेज सोर्स थे, रेजिस्टर्स थे, बस मल्टीपल वोल्टेज सोर्स भी थे, है ना, सिंगल अलग अलग खूब सारे रेजिस्टर्स भी थे, बिल्कुल सही है, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। टाइप 2 जो है इसके अंदर करंट सोर्स आपको दिखेगी किसी एक रीजन पर। अब 2 और 3 में क्या अंतर है वो यहां पे मैं बताता हूं। टाइप 2 में आप देखिए आपको करंट सोर्स कौन सी ब्रांच में दिख रही है, कोई ऐसा ब्रांच जो शेयर नहीं हो रहा किसी और मैश के साथ। ठीक है, ऐसे रीजन्स को क्या बोलते हैं, चलो यहां पे शॉर्ट में लिखवा देता हूं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हियर द करंट सोर्स इज प्रेजेंट इन आउटर मैश रीजन, आउटर मैश रीजन। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, तो यहां पे आप लिखोगे हियर द करंट सोर्स इज इन शेयर्ड रीजन, और इनर मैश रीजन। तो आप समझ गए ना, आउटर मैश रीजन और इनर मैश रीजन किसको किसको बोला जाता है। आउटर मैश रीजन वो रीजन होता है जो किसी और मैश के साथ शेयर नहीं होता कभी। जैसे ये वाली ब्रांच इंडिपेंडेंटली इस मैश की जो करंट है वही जाएगी, फर्स्ट मैश की करंट से हमको कोई मतलब नहीं, इक्वेशन में कहीं नहीं आएगा। ये वाली ब्रांच, इसमें डेफिनेटली दोनों मैश की करंट का असर पड़ेगा। तो दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो टाइप 2 और टाइप 3 में क्या अंतर है वो अभी आपको दिख रहा है क्लियरली कि क्यों ये दो अलग अलग टाइप है। और मैं बता दूं कि दोनों को सॉल्व करने का अप्रोच 180 डिग्री अपार्ट है एक दूसरे से, 180 डिग्री अपार्ट, दोनों का अप्रोच एकदम अलग है, एकदम अलग है। और टाइप 3 वाला जो क्वेश्चन जो भी आप आइडेंटिफाई कर लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है मेथड ऑफ सुपर मैश। यही सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस सुपर मैश के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कहीं पे लिख के नहीं देगा कि सॉल्व बाय यूजिंग सुपर मैश, वो आपको खुद से सर्किट देख के पहचानना पड़ेगा कि सुपर मैश का सर्किट है
या नहीं। फिर से बता दूं क्या डिफरेंस है तीनों के अंदर। टाइप 1 के अंदर वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस केवल अवेलेबल होंगे, टाइप 2 के अंदर करंट सोर्स तो आएगा लेकिन किसी ऐसी ब्रांच में होगा, वो ब्रांच शेयर नहीं हो रही होगी किसी और मैश के साथ, इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। टाइप 3 के अंदर यहां भी करंट सोर्स आएगा लेकिन इस बार शेयर होगा, किसी ऐसी ब्रांच में होगा जो दो मैश के बीच में आती हो, ऐसी ब्रांच में आ जाएगा। तो ऐसी जगह पे आपको सुपर मैश लगाना है। सुपर मैश के अपने रूल्स होते हैं, अपने काम करने का तरीका होता है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टाइप 2 का क्या करना है। टाइप 2 इज द इजीएस्ट वैरायटी, सबसे आसान वैरायटी है। क्या करना होगा सर, देखिए पहला स्टेप तो आप ये करिएगा, यूजुअली जैसे आप लोग I1 I2 आइडेंटिफाई करते हैं वही करिए आप मैश पहले ढूंढे, बिल्कुल। सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है कि आप मैश को करंट असाइन कर दीजिए, आप भी वही करिए। अब आप ये चेक करिए कि ये कौन से इंडिपेंडेंट मैश में आ रहा है करंट सोर्स। तो आपको दिखा कि मैश 2 का हिस्सा है सर ये तो, अच्छा। और हम पूरा एनालिसिस करके फाइंड भी तो यही करते हैं, यही I1 I2 अननोन करंट्स ही तो फाइंड करते हैं ना उस मैश की। इस बार आपको पहले से दे दिया, आंसर दे दिया सीधे। तो सेकंड मैश के लिए कोई इक्वेशन नहीं बनाना है, फर्स्ट के लिए बनाइए, सेकंड मैश के लिए देयर विल बी नो इक्वेशंस। दैट मींस कि आपको पता है कि इस मैश की करंट 3 एम्पियर है, बस ये देखना है कि +3 है कि -3 है। कैसे पता चलेगा, आपने जो करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया क्या ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हाँ तो इट विल बी +3, और नहीं अगर ये ऊपर की तरफ एरो बना होता इसके अपोजिट तो मैं बोलता कि ये -3 एम्पियर की कर, मतलब यहां से सीधे मुझको क्या मिल गया, I2 मिल गया, कितना 3 एम्पियर। तो मेरे पास अननोन करंट कितनी हुई, एक ही हुई, बस फर्स्ट मैश। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा और यहां से जो भी टर्म I2 के टर्म्स में आएगा वहां I2 की वैल्यू रखूंगा और सीधे एक ही अननोन का इक्वेशन बनेगा, उसी इक्वेशन से मेरा I1 भी आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व, बहुत इजी है। मतलब जिस मैश में उसकी इंडिपेंडेंट ब्रांच में कोई करंट सोर्स आ जाता है, उस सर्किट के उस पर्टिकुलर मैश में कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वही करंट उस मैश की हो जाएगी, बस डायरेक्शन को देख लीजिएगा, ठीक। व्हाट अबाउट सर सुपर मैश, सुपर मैश का थोड़ा बताइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं इसी को एज अ क्वेश्चन लेके सॉल्व करवाता हूं आपको। सुपर मैश के स्टेटमेंट्स, उसका स्टेप सब बताऊंगा आपको। तो ये सिनारियो हुआ था वहां पर, आपको याद होगा सुपर नोड मैंने बताया पिछली क्लास में, अगर उसका कंसेप्ट याद है तो ये समझना बहुत इजी हो जाएगा। मेथड ऑफ सुपर मैश, सुपर मैश का नियम क्या बोलता है, इट सेज कि एक्सप्रेस द रिजल्टेंट करंट in the form of its components। कंपोनेंट्स क्या क्या है, कंपोनेंट्स यानी कि अननोन मैश करंट, अननोन मैश करंट, कौन से मैश, करस्पॉन्डिंग मैश जिनके बीच में ही आया, हो सकता है यहां पे एक और मैश फॉर्म हो रही होगी, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। ये करंट सोर्स जिन दो मैश के बीच में आया, उन दो मैश की जो करंट्स होगी अननोन, उसके फॉर्म में उनको एज अ कंपोनेंट लेते हुए और इसको रिजल्टेंट मानते हुए एक्सप्रेशन लिखो। कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा होगा इस मैश में I1 करंट अज्यूम किया होगा, आपने बोला इस मैश में I2 करंट जा रही है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि I1 माइनस I2 करके 3 आया कि I2 माइनस I1 करके 3 आया, या I1 प्लस I2 करके 3 आया, कैसे आया होगा 3, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करिए उसकी डायरेक्शन को देखते हुए, ठीक है। सेकंड स्टेप, रिप्लेस द करंट सोर्स बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। थर्ड स्टेप, फॉर्म KVL equation for the entire super mesh region। और लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4, सॉल्व इक्वेशन एंड फाइंड करंट। ध्यान से अगर सोचेंगे तो KCL का सुपर नोड का जो स्टेप्स था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, बस एक प्रोसेस अलग है यहाँ पे। क्या चीज है, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था कि आप
जैसे करंट्स I1 I2 एक्सप्रेस करते थे हर मैश में, वैसे ही कर लीजिए। अब आपको आइडेंटिफाई हो चुका है कि यहाँ सुपर मैश लगेगा, तो आप क्या करिए, पहले ये जो 3 एम्पियर कैसे आया, इसकी डायरेक्शन तो दिख ही रही होगी आपको, है ना। तो आप क्या करिए, पहले डायरेक्शन के सिमेट्री के हिसाब से चेक करिए कि 3 आया किसके हिसाब से। तो आपको यहाँ लिखना होगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 3। देख लीजिए कैसे ऐसा हुआ, ये 3 किसकी डायरेक्शन में, I1 की डायरेक्शन में, तो आप लिखेंगे I1 माइनस I2, क्योंकि I2 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, और उल्टा नहीं लिख सकते क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि I2 माइनस I1 इज इक्वल टू -3, पॉसिबल है। बट क्यों उल्टा सीधा लिखना, मतलब उस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बना के और फिर उसको सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है? डायरेक्टली सिंप्लीफाई करिए, डायरेक्शन की सिमेट्री चेक करिए, जिससे भी सिमेट्रिकल होगा। मान लो 3 एम्पियर ऊपर की तरफ बना होता तो वो I2 से सिमेट्रिकल होता, तो मैं ये मानता कि I2 बड़ी रही होगी, उसमें से I1 को सब्ट्रैक्ट किए होंगे और जो रिजल्टेंट बचा वो 3 का बचा I2 के डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे समझते हैं इस चीज को, तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 3 एंड आई विल मेक इट माई फर्स्ट इक्वेशन, जो पहले स्टेप से आया। सेकंड स्टेप ये बोलता है कि नाउ रिप्लेस द करंट सोर्स बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। सोचिए करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? आइडियल करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। ओके, किससे रिप्लेस करते हैं उसको? ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं सर। तो इस करंट सोर्स को हटा दीजिए, यहां से ओपन सर्किट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूं मैं आपको क्या होगा इसका। तो फर्स्ट स्टेप का इक्वेशन आपको मिल गया, यहां पर क्या बनेगा ध्यान से देखते जाइएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या बना, सबसे पहले आप लिखे यहां पे I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 3। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में एक बार 3 का एक्सप्रेशन बन गया, मतलब इस करंट सोर्स का एक्सप्रेशन बन गया, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं इनफाइनाइट यानी कि ओपन सर्किट से। जैसे ही मैं इसको ओपन सर्किट करूंगा, ये जो पहले मेरे पास 2 अलग अलग मैश थे, अब देखिए ये बीच की ब्रांच तो हट गई ना, अब मेरे पास एक ये रीजन पूरा आ गया एज अ मैश। ये देख पा रहे हैं आप? अब I1 I2 जैसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि बीच से 1 जो है, अब देखो करंट सोर्स के साथ सीरीज में ना चाहे कुछ भी लगाओ, अब वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। 1 ओम लगा हो, 2 ओम लगा हो, चाहे वोल्टेज सोर्स ही क्यों ना लगी हो, दैट विल बिकम वेस्ट, रिडंडेंट हो जाएगा वो। ठीक है, तो उसका होना नहीं होना एक बराबर, वो आपके किसी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है भाई, तो अब ये पूरा रीजन एक मैश बन गया ना, इसी को बोलते हैं सुपर मैश। किसको बोलते हैं? दिस एंटायर रीजन इज नोन एज सुपर मैश। जो 2 अलग अलग मैश थे पहले, उनको मिला के अब एक सिंगल मैश बन गया। अब आपको अगला स्टेप ये बोलता है कि नाउ फॉर्म द केवीएल इक्वेशन फॉर दिस एंटायर सुपर मैश रीजन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिन ब्रांचेस से I1 करंट जा रही थी उसको I1 के नाम से लिखिए, जहां से I2 जा रही थी उसको I2 के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि आपकी एक्चुअल सर्किट में ऐसा कोई ब्रांच अलग नहीं हुआ है, वहां अभी भी करंट सोर्स लगी हुई है। ठीक है, वो तो आपका अजम्पशन है जो आप इसको ऐसा अलग कर रहे हैं एनालिसिस के लिए। रियल सर्किट में तो अभी भी I1 ही जा रही है और वहां पे अभी भी I2 ही जा रही है। ठीक, तो आप करंट्स को वैसे ही लिखिए जैसी जिस ब्रांच का, जैसे 2 में मैं लिखूंगा -2 I1, 3 पे लिखूंगा -3 I2, 4 पे लिखूंगा -4 I2, और 1 के लिए कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 का ब्रांच टूट चुका है, यहां से कोई करंट नहीं जाने वाली, तो गलती से उसको इक्वेशन में मत लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ केवीएल इक्वेशन पे क्या आएगा, केवीएल इन सुपर मैश रीजन, केवीएल इन सुपर मैश रीजन कैसे बनेगा देखिए। ईएमएफ का सोर्स एक ही है +2, तो +2 माइनस, इसके लिए क्या लिखूं 2I1, देन अगेन -3, कौन सी करंट I2, देन -4, कौन सी करंट I2 इक्वल्स टू 0। 1 को मत लिख देना, गलती से रॉन्ग हो जाएगा आपका सोल्यूशन। ये ब्रांच ब्रेक हो गई है, इसमें से कोई करंट नहीं जाने वाली। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा -2 I1 -7 I2 इक्वल्स टू -2। मिल गई सेकेंड इक्वेशन, बस हो गया और क्या, 2 इक्वेशंस आ गई। कैलसी उठाइए, सॉल्व करिए। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। एकदम डिटेल में पूरा सोल्यूशन बना रहा हूं ताकि बाद में कभी आप नोट्स को भी खाली देख के समझ सकें, जरूरी नहीं है कि पूरा लेक्चर देखना पड़े।
आप सिर्फ नोट्स भी देखो, उतने से भी आपको पूरा कंटेक्स्ट समझ में आ जाना चाहिए कि सर ने उसमें क्या बोला होगा। ठीक है, इक्वेशन ओपन करते हैं, ए एन एक्स बी एन वाई इज इक्वल टू सी एन। ठीक है, इक्वेशन में सबसे पहले पुट करूंगा 1, देन -1, उसके बाद 3, ठीक है, फिर उसके बाद -2, -7, -2। एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास I1 I2 का। सो द वैल्यू ऑफ I1 इज 2.555 एम्पियर। कोशिश करिएगा 3 डेसिमल प्लेस तक लिखने का। एंड द वैल्यू ऑफ I2 इज -0.444 एम्पियर्स। तो यहां से इंडिविजुअल मैश करंट्स हमारे पास आ चुकी है बाय यूजिंग द सुपर मैश एनालिसिस। यही होता है सुपर मैश एनालिसिस का पूरा स्टेप। तो अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि अभी यहाँ पे करंट सोर्स के साथ रजिस्टर था, कभी ऐसा होगा कि कुछ भी नहीं लगा होगा तो भी कोई बात नहीं, आपका वो ब्रांच तो वैसे ही डिस्कनेक्ट होने वाला था। करंट सोर्स के साथ मान लो सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स लगा होता तो क्या होता सर, तो भी वही हाल होता। देखो करंट सोर्स को हम लोग रिमूव करेंगे ना, हम लोग ये रजिस्टर को नहीं हटा रहे हैं, वो तो अपने आप हटेगा। हम सिर्फ करंट सोर्स को रिमूव करेंगे, उसके साथ सीरीज में चाहे जो भी होगा XYZ हट जाएगा। हाँ, उसके साथ सीरीज में अगर करंट सोर्स होगा तो दोनों को मिला करके आप टोटल करंट बताइएगा। ठीक है, ये 2 एम्पियर का था, ये 4 एम्पियर का था, दोनों को मिला के डायरेक्शन देखते हुए अगर अपोजिट होगा तो 2 बचेगा और अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो 6 एम्पियर का करंट बचेगा। फिर उसके आगे सुपर मैश अप्लाई करना है हमको। ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फॉलो कर लीजिएगा, ये आपके नोट्स में एडिट रहेगा। सो दिस वाज द एंटायर सुपर मैश का स्टेप। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं वापस क्वेश्चन सॉल्विंग पे। AKU पटना 2021 का पेपर है ये, जिसका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देता है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। इसको एज अ होमवर्क मैं आपके इस आंसर उसमें आंसर के नोट्स के PDF में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए, देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। इट सेज कि फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स यूजिंग नोडल एनालिसिस। हर एक रजिस्टर से कितनी करंट जा रही है नोडल एनालिसिस का यूज करके बताइए। किसका है, नोडल का है। अच्छा, ये तो कल वाले टॉपिक का है ना, मैश का थोड़ी ना है। ओके ओके, ठीक है, नॉट मच नीडेड, नोडल का है तो ठीक है। यहाँ पे आप जंक्शन लगा दीजिए, यहाँ V1 V2 और यहाँ V0 इक्वल्स टू 0। मुझे लगता है पुरानी स्लाइड का ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी एज अ होमवर्क आप लोग सॉल्व करिए। मैं फिलहाल आज के टॉपिक पे फोकस करना चाह रहा हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला, कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन अभी यहाँ पहुंचे नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ तो नहीं है मैश का। और क्या है भाई, किरचॉफ लॉ का यूज करके हमको, बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ, हमको यहाँ से अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग शायद नोडल से बना लिए थे कल की क्लास में। 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड करना है कि 10 से कितनी करंट जा रही है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके देखिए, ऐड कर देता हूं मैं इसको आपके नोट्स में। ये सब आपके नोट्स में एडिट रहेगा, इन सबको सॉल्व करके देखते जाइएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा इस सब्जेक्ट में, और खास तौर पे इस चैप्टर के अंदर थ्योरी उतनी काम की नहीं है जितनी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल आपके काम आएगा। जितना अच्छा सर्किट सॉल्विंग आपसे होगा ना, उतने ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, 7 मार्क का क्वेश्चन है ये, अपने आप में 7 नंबर का क्वेश्चन है अकेला। ये सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको बोला कि 10 ओम रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, इस 10 ओम रजिस्टर से नया सर्किट नहीं ड्रॉ करता हूं, टाइम जाएगा उसमें, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितनी मैश है, 1 2 3, 3 मैश है। लेट देयर करंट बी I1 I2 एंड I3। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग, अप्लाइंग केवीएल इन मैश नंबर 1। मैश 1 में एक सोर्स ऑफ EMF है और 2 जगह पे ड्रॉप्स हो रहा है। तो डायरेक्टली लिखता हूं मैं मैश नंबर 1, इक्वेशन बनाते हैं। इट विल बी 20 माइनस 5I1 माइनस 5 I1 माइनस I2। कितने अननोन्स होने चाहिए, 3 अननोन। इक्वेशन में कितने अननोन आए, 2 ही अननोन। तीसरे वाले के लिए 0 जरूर पुट करिएगा, नहीं तो कैल्शियम पुट करने के समय गलती होगी आपसे। प्लस 0 I3
इक्वल्स टू 0। ठीक, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -10i1 प्लस 5i2 प्लस 0i3 इक्वल्स टू -20। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। मेश 2 पे आते हैं। सेकंड मेश में देखते हैं क्या हो रहा है। क्या यहाँ कोई वोल्टेज का सोर्स है? सोर्स ऑफ ईएमएफ 0, कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टली आप किसी भी रजिस्टर से शुरुआत करिए। यहां लिखेंगे -10i2, 5 के लिए हो जाएगा -5, i2 माइनस i3, इस 5 के लिए लिखेंगे -5, i2 माइनस i1 एंड होल थिंग इज इक्वल टू 0। अब सीक्वेंस में अरेंज करना है हमको i1, i2, i3 के। तो सबसे पहले i1 का टर्म लिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5i1, i2 का टर्म कितना है देखो, -10 -5 -5 दैट इज -20 i2 प्लस 5i3 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, डन। 2 इक्वेशंस आ गई। थर्ड मैश पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन यहां पे बनेगा। मैश नंबर 3, इस पे आते हैं। क्या इक्वेशन बनेगा यहां पर? यहां आप डायरेक्शन को देखते हुए लिखेंगे -10 प्लस 5i3 माइनस i2 माइनस 5i3 इक्वल्स टू 0। देखिए यहां पर भी 3 अननोन होने चाहिए और एक्चुअल में है कितने अननोन? सिर्फ 2 ही अननोन का अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड अननोन के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग i1 की जगह पे 0 पुट करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो सीक्वेंस में रखते हैं 0i1, i2 का टर्म कितना है? देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। एक बार चेक कर लें क्या ऐसा गलती क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए -5i3 माइनस i2 होना चाहिए ना, ये साइन माइनस ही होना चाहिए सही मायने में। तो इसको सुधार लेते हैं भाई, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा ये। हाँ जी, तो 0i1 हो गया, ये हो गया प्लस 5i2 माइनस 5 and 5 10i3 इज इक्वल्स टू +10। तो ये साइन वगैरह का मिस्टेक और एक ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं ना कैलकुलेशन वाली, इसको आप लोग ध्यान से देख करके कैलसी में पुट करके करिएगा। मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि प्रोसेस समझाना ज़्यादा जरूरी है। एक बार एक बच्चा प्रोसेस समझ गया तो कैलकुलेशन वो खुद कर लेगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कैलकुलेशन सही रहे, बट कुछ ना कुछ एक आध मिस्टेक हो जाता है या कुछ ना कुछ पता चला एक आध कोई वैल्यू छूट गई मुझसे, तो मेरा ध्यान ही नहीं रहता है सब चीज़ों में। बट ठीक है, चलो लेट्स सी। 3 इक्वेशंस आ गए, 3 अननोन्स है। हर जगह पे जहाँ पे भी अननोन प्रेजेंट नहीं था वहां हम लोगों ने स्पेसिफिकली 0 लिख करके उसको शो किया। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में 0i3 एंड इन थर्ड इक्वेशन वी हैव पुट 0i1। तो इनके अकॉर्डिंग अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार नंबर ऑफ अननोन्स आर 3। सो वी आर गोइंग टू टेक द इक्वेशन ऑफ a&x प्लस b&y प्लस c&z इक्वल्स टू dn। 3 अननोन का इक्वेशन मैंने पुट किया है। सो -10 5 0 -20। सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा 5 -20 5 0। ठीक, और थर्ड इक्वेशन है 0 +5 -10 एंड +10। सो फाइनली यहां से जो वैल्यू आ रही है निकल के, द वैल्यू ऑफ i1 इज 2.166 एम्पियर्स एंड द वैल्यू ऑफ i2 इज 0.33 एम्पियर्स। 3 डेसिमल प्लेस तक अगर पुट करेंगे तो इट विल बी 333 एंड द वैल्यू ऑफ i3 will be -0.833 एम्पियर्स। इंडिविजुअल तीनों करंट्स की वैल्यू आ गई, लेकिन मेरा फोकस किसके ऊपर है? करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, इस पर है। ये कैसे निकल के आएगा? तो चलो थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस चीज को। 10 ओम रेजिस्टर से कौन सी करंट फ्लो हो रही है? 10 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट इज i2। तो जो i2 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो दैट इज इक्वल टू i2 which is further equal to 0.333 amperes and this is our final answer। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन।
इस सवाल के आपको मिलेंगे 7 मार्क्स इस क्वेश्चन को सही बनाने के, ठीक है। तो आरजीपीवी नवंबर 2019 का क्वेश्चन था ये। आपको कितना समय लगा देखिए, पेज वाइज में देखूं, मैं तो रफ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था ऐसी रफली, एक ही पेज के अंदर पूरा कैलकुलेशन मैंने लिख दिया। लेकिन आप जब इसको एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे फॉर 7 मार्क्स और फॉर 10 मार्क्स फॉर 14 मार्क्स, इन सभी केसेस पर आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लिखिएगा, एक प्रॉपर फ्रेश न्यू डायग्राम ड्रॉ करिएगा। वहां पे लिखिएगा कि अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1, सबसे पहले तो ये बताएगा कि देयर आर टोटल 3 meshes प्रेजेंट इन द सर्किट, असाइनिंग द मेश करंट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर ईच मेश। अच्छा, फिर उसके बाद अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1, स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप में बनाइएगा। अभी आगे चल के आप एजेई की अगर तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको बताता कि इसमें एक ही सिंगल लाइन में आप पूरा इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। आपको ये 2 लाइन में फ्रेम करने की भी जरूरत नहीं, 2 लाइन 3 लाइन में बच्चे फ्रेम करते हैं इसको सॉल्व करने के समय फर्स्ट ईयर में। लेकिन जब आप यही चीज कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ते हैं तो वहां पे आपको एक सिंगल लाइन में इक्वेशन फ्रेम कर देना चाहिए, उससे ज्यादा का समय नहीं रहता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर ना मार्क्स स्कोर करना मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस वजह से हम लोग इतने डिटेल में सॉल्व करते हैं चीजों को। और देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2019 का पेपर देखिए, यहाँ पे 5 मार्क्स में पूछा एक्सप्लेन द नोडल करंट मेथड विद एग्जांपल इन डिटेल, केसीएल का टॉपिक 5 मार्क्स का। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है अ रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद a parallel circuit containing of 2 resistors of 12 ohm and 8 ohm, ठीक है। The total power dissipated in the circuit is 96 watts and applied voltage is 24 volts. Calculate the value of R. Power is equals to V square upon R. तरीका बता रहा हूं, आप कर लीजिएगा इसको। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, आपके पास क्वेश्चन में P भी दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है, ठीक। R इज व्हाट? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट। इस क्वेश्चन में R इक्विवेलेंट कैसे निकल के आएगा? R इक्विवेलेंट विल बी इन दोनों का पैरेलल सीरीज विद R, 12 पैरेलल टू 8 सीरीज विद R, दिस विल बी R इक्विवेलेंट, यही होगा ना। चलो इसको और एक्सपैंड कर लो, इट विल बी 12 इंटू 8 बाई 12 प्लस 8 प्लस R, ठीक है। प्लस R, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिएगा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत आराम से आपसे बन जाएगा। तो 96 डिवाइडेड बाई 20, ये आ गया 48। अच्छा हाँ, 2 से तो डिवाइड कर ही सकते थे ना, 48 प्लस R, ठीक है। 48 प्लस R क्या आया? R इक्विवेलेंट आया। अब मेरे पास क्वेश्चन में पावर भी है, वोल्टेज भी है, सब चीज दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा पावर यानी कि 96 इज इक्वल टू V स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, R मतलब 48 प्लस R, क्लियर। इसको उधर भेजते हैं, 96 को नीचे लेके आते हैं, सो देयरफॉर ये हो जाएगा कि 48 प्लस R इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर अपॉन 96, और जो भी आंसर आएगा माइनस 48, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहां से मैं लिखूंगा देयरफॉर R विल बी इक्वल टू 24 का स्क्वायर अपॉन 96 माइनस 48। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ गई आपके R की वैल्यू। कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 5 नंबर का सवाल था ये, बता देता हूं इसकी वैल्यू का आंसर। इसको 24 स्क्वायर डिवाइड बाय 96 किया, आपके पास वैल्यू आई 6, और 6 माइनस 48 प्लस में लिखिएगा, रजिस्टर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो 42 ओम्स का आपका रजिस्टर है यहाँ पे, कितने का? 42 ओम्स का। शॉर्ट में रफली कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। बाकी फिर इसको डिटेल में आप समझा दीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था? R ओम का रजिस्टर इज इन सीरीज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 12 एंड 8 ओम रजिस्टर, इन दोनों का पैरेलल, इसके साथ सीरीज, और जो सप्लाई दिया इतना वोल्ट इतने वॉट्स का, सिंपल फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। किसका था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का था, ठीक है। ऐड कर देता हूं मैं इसका भी सोल्यूशन। क्वेश्चन सोल्यूशन रफ में है, आप इसको फेयर कर लीजिएगा अच्छे से।
रफ में जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ना, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, आपके लिए होमवर्क कम दूं और मैं सॉल्व करके ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दूं, ताकि आपको एक्सपोजर अच्छा मिल जाए सब में। फिर उसके बाद जितने मैं प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा आपको क्वेश्चंस, एक पूरी प्रैक्टिस सेट भेजूंगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। हरियाणा यूनिवर्सिटी 2019 का क्वेश्चन, ये पेपर है। एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट विद डीसी एक्साइटेशन इन डिटेल। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय किरचॉफ लॉ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, एक्सप्लेन ईच विद सूटेबल एग्जांपल। 8 नंबर का क्वेश्चन है, केवीएल केसीएल दोनों को, उसके टाइप्स, उसका थ्योरी और एक एक एग्जांपल क्वेश्चन। ठीक है। आरजीपीवी का क्वेश्चन तो ये वाला देख चुके थे हम लोग, दैट्स इट। तो आज के सेशन में बस इतना ही। केवीएल इसी के साथ होता है कंप्लीट। प्रैक्टिस बुकलेट भेजूंगा, क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जहां पे ना सॉल्व हो मुझे बताइएगा, विद डाउट बढ़िया सोल्यूशन के साथ अपने भेजिएगा। ठीक है कि सर ये इतनी दूर तक बनाया, अब यहाँ अटक गया, समझ नहीं आ रहा क्या होगा करके। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर पर। अगला लेक्चर जो होगा एक और नए टॉपिक का होगा, मस्त डिटेल में उसको समझते जाएंगे। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग दिस सीरीज। मिलते हैं, जय हिंद, थैंक यू।